जी बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को करना है, टॉपिक को आगे बढ़ाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और टॉपिक के अंदर हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे अनरियलाइज्ड रेंट, है ना। अब अनरियलाइज्ड रेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। यानी कि अगर अनरियलाइज्ड रेंट होता है, पहले तो हमने ये पढ़ा था कि अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कि सर अगर हमने टेनेंट से किराया मांगा हो, उसने किराया ना दिया हो, हमने सारे लीगल एक्शन ले लिए हो और लीगल एक्शन लेने के बावजूद भी उसने किराया ना दिया हो और हमने उसको उठा करके अपने घर से बाहर कर दिया हो, तो भी वो अनरियलाइज्ड रेंट है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, अदरवाइज वो अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। और अनरियलाइज्ड रेंट को हम क्या करते थे सर, एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट कर देते थे और उसको कंपेयर करते थे एक्सपेक्टेड रेंट से। फिर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी होता था हायर, वो माना जाता था। तो ये था अनरियलाइज्ड रेंट। अब अनरियलाइज्ड रेंट के बाद में हमारे को करना है क्या, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो ये किस तरीके से काम करती है, मान लीजिए आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले तो मैं इसको आप लोगों को जोड़ के दिखाना चाहूंगा किसके साथ में, बैड डेट रिकवर्ड के साथ। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बैड डेट्स हो जाते हैं तो बैड डेट्स को बैड डेट्स कब कहा जाता है, जब वो ईयर एंड पे रिकवर नहीं हुए। अगर कोई चीज ईयर एंड तक रिकवर हो गई है तो वो बैड डेट्स नहीं। तो अगर मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं, अनरियलाइज्ड रेंट अगर बैड डेट्स की तरह से हम देखें, अगर अनरियलाइज्ड रेंट को हम बैड डेट्स की तरह से देखें और उसकी रिकवरी की मैं बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है सर, ये अनरियलाइज्ड रेंट कब के होंगे, पास्ट ईयर्स के होंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले बेसिक सी बात, अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि सर बैड डेट्स को बैड डेट्स तब कहते हैं जबकि वो ईयर एंड तक रिकवर ना होकर के आए हो। अगर ईयर एंड पे रिकवर होकर के आ गया है, मतलब फरवरी के महीने में किसी ने हमसे सामान खरीदा था और उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन 31 मार्च तक उसने हमें पैसे दे दिए, तो वो क्या होता है, वो फिर बैड डेट्स नहीं माना जाता। वो बैड डेट्स वो होता है जिसको कि हमने ईयर एंड तक भी पैसा नहीं ले पाए थे और वो डूब गया। ठीक इसी तरीके से हमारे पास अनरियलाइज्ड रेंट भी रेंट वो वाला है जो कि डूब चुका है पैसा। अब डूबे हुए पैसे की रिकवरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सेम ईयर के अंदर तो हो ही नहीं, और सेम ईयर के अंदर नहीं होगी। तो मैं कौन से अनरियलाइज्ड रेंट की बात कर रहा हूं, जो पास्ट ईयर्स में हुए होंगे और आज उसकी रिकवरी हुई है। ओके सर, अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच मैं बताने वाला हूं, मैंने 1/4/2019 को अपने पास में किराया रखा और इसने मुझे 31/12/2019 तक का किराया दिया और बाद में इसने मुझे किराया नहीं दिया। तो ये टाइम पीरियड कौन सा था, और मैंने 31 मार्च को इसको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। 20 होगा बेटा, हाँ, ये क्या होगा, 31 मार्च 2020 तक का किराया इसने मुझे नहीं दिया, अनरियलाइज्ड रेंट। ओके सर, ये रेंट मेरा पर मंथ था, मान लीजिए 10,000 रुपीज। तो मेरा पैसा जो डूबा है वो कितना डूबा है, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज। अब मैंने क्या किया, एक नया टेनेंट रख लिया अपने पास 1 जो कि 31 मार्च 2021 तक बड़े ही आराम से मुझे 20,000 पर मंथ का रेंट देता रहा। ठीक है, ओके, यहां तक की पिक्चर क्लियर है। ओके,
अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी ईयर की, मैं बात कर रहा हूं सर ईयर 2021 की, 2021 की। मेरे पास ईयर 2021 में एक बार फिर से पुराना किराएदार लौट करके आया, उसने मुझसे रेंट पे मकान नहीं मांगा, बोलता है सर मुझसे गलती हो गई, जो पुराना अमाउंट था वो आप मुझसे ले लीजिए, यानी कि मैं आपके 30,000 रुपए लौटाने आया हूं। मुझे शर्म आ रही है, मार्केट में बहुत से लोगों ने मुझे टोका कि आपको शर्म आनी चाहिए, और मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूं, उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मैं अब आपको ये पैसा लौटाना चाहता हूं। तो इस साल मुझे रेंट के 30,000 रुपए ही मिले। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 30,000 रुपए मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे, रेंट रिसीट का पार्ट नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे। इसका क्या होगा थोड़ी देर में देखिए। तो ये क्या है, ये है सर पास्ट ईयर रिकवरी, पास्ट ईयर रिकवरी। पिछले सालों का 30,000 रुपया मेरे को मिल करके मिला इस साल। अब सर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फॉर ईयर 2021 2021 के लिए मेरी म्युनिसिपल वैल्यूएशन थी, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए, मेरी फेयर रेंटल वैल्यू थी 1,80,000, और स्टैंडर्ड रेंट मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं था, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल। देयरफॉर मेरा एक्सपेक्टेड रेट कितना हो जाएगा, which average by 1,80,000। वैल्यू दिख नहीं रही, ये लो अब दिख रही, ठीक है जी, अब दिख रही है, ठीक। तो हम क्या कहते हैं सर 1,80,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं अपने क्वेश्चन को करता हूं सर तरीके से, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो मैंने क्या लिखा कि मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है, सर मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, मेरे एक्सपेक्टेड रेंट था 1,80,000, और क्वेश्चन के हिसाब से मेरा एक्चुअल रेंट कितना है, मेरा एक्चुअल रेंट है सर 20,000 इंटू 12। जी हाँ सही सुना आपने। उस 30,000 रुपए को मैं अभी इंक्लूड नहीं करूंगा, उसका क्या होगा थोड़ी देर में पता लगेगा। 2,40,000 रुपए मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, whichever is higher, expected rent और actual rent whichever is higher is my GA। तो 2,40,000 रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, माइनस किया मैंने इसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं इसको निल ले लेता हूं, तो मेरी नेट एनुअल वैल्यू आ गई 2,40,000 रुपीज। अच्छा अभी नोट मत कीजिएगा, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। नेट एनुअल वैल्यू 2,40,000 रुपए, इसके बाद में मैंने माइनस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनएबी कितना हुआ 72,000।
और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास में है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन मिल। अब सर मेरे पास में आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करंट ईयर की, कितनी आ गई? 1,68,000 रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो हमें आता था सर। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। पास्ट ईयर की जो रिकवरी है उसको मैं ऐड कर दूंगा, कितने अमाउंट को? 30,000। लेकिन मैंने टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बोला, क्या बोला सुनना ध्यान से। मैंने टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बोला, मैंने कहा सर एक बात बताओ, अगर ये 30,000 मेरे को पास्ट ईयर्स में मिल गए होते तो ये मेरी जीएवी का पार्ट होते? टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहता है हाँ बिल्कुल। मैंने कहा अगर ये मेरी जीएवी का पार्ट होते तो ये मेरी एमएवी का पार्ट भी होते? कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात। और मैंने कहा अगर ये मेरी एमएवी का पार्ट होते तो इनके ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिलती या नहीं मिलती? तो कहता बिल्कुल मिलती सर। मैंने कहा तो जो डिडक्शन लास्ट ईयर में मिल सकती थी वो इस साल क्यों नहीं मिल रही है? तो वो कहते हैं नहीं सर आपको ये लेने का अधिकार है, आप इसे लीजिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पे ऐड करते हैं रिकवरी। आप ऐसे लिखते हैं इसको तरीके से, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, कितना था सर? 30,000। कितना रिसीव हुआ सर? 30,000। इसके ऊपर मेरे को डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% यानी कि 9। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 21,000। यानी कि केवल 70% भाग ही इसका टैक्सेबल है, और ये आ जाती है मेरे पास नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितनी आ गई? 189,000। लो सर नोट करो इसको, ये लो, ये पूरी स्क्रीन पे आ नोट कीजिए जी। 2021 नहीं, असेसमेंट ईयर 21-22 एक साल में हम इनकम अर्न करते हैं, नेक्स्ट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। तो जिसमें हम टैक्स पे करते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर नोट कर लो बच्चों। इसको एज इट इज ही बनाना, डायग्राम वायग्राम सब इसी तरीके से। देखो जी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरियर ऑफ रेंट। अब एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या है, पहले मतलब समझ लो। एरियर ऑफ रेंट का मतलब होता है हमारे पास में कि किसी ने हमारे को रेंट देना था लेकिन वो रेंट दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि रेंट डूब गया। अनरियलाइज्ड रेंट एक अलग चीज है, एरियर ऑफ रेंट अलग चीज है। आओ एग्जांपल से समझते हैं। तो लिखना है यहाँ पे, अपने पास में हेडिंग डालना एरियर ऑफ रेंट। देखो जी सुनो ध्यान से, पहले सुन लो लिखना बाद में, बस अब इधर सुनो। मैंने 1/4/2018 को एक टेनेंट अपने पास में रखा। 1/4/2018, ठीक है जी। और ये भाई साहब मुझे रेंट दे रहे थे 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2018 तक इन्होंने मुझे रेंट दिया। कितना रेंट दिया? 10,000 पर मंथ।
फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार प्लीज थोड़ा सा रेंट इंक्रीज कर दो, बड़ी महंगाई बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओनर रिक्वेस्ट मिस्टर टेनेंट टू इंक्रीज रेंट up to rupees 15,000 per month. But Mr. Tenant refused it. And Mr. Owner went to court. ठीक है जी, हमने हाथ जोड़े वो नहीं माने, हम चले गए कोर्ट में। ठीक है सर, अब आगे क्या हुआ? गाड़ी चलती रही और वो 10,000 रुपए महीना ही देते रहे, वो 10,000 पर मंथ ही देते रहे। ठीक है, कब तक? 31 मार्च 2019 तक। अब क्या हुआ? कोर्ट ने बोला, डिसीजन दिया ऑन 1/4/2019 एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट रेंट इंक्रीज अप टू रुपीज 15,000 पर मंथ। बढ़ तो गया, लेकिन कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। यानी कि कोर्ट ने रेंट इंक्रीज तो किया और मेरी बात को नहीं माना, अपना ही एक डिसीजन दिया। वो इफेक्टिव था कब से? 1 दिसंबर 2018 से। तो अब सोच करके देखो कि ये जो 1 दिसंबर 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का टाइम पीरियड है, ये जो येलो लाइन मैंने बनाई है मार्कर से, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? इस टाइम पीरियड को हम कुछ भी बोलेंगे। इस टाइम पीरियड में हमारा एरियर जनरेट होगा, एरियर ऑफ रेंट। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या जनरेट होगा सर? एरियर ऑफ रेंट। और वो कितना होगा इसको भी निकालना पड़ेगा। देखो सर, रेंट कितना होना चाहिए था? रेंट शुड बी, बोलो तो 15,000, ठीक है ना? बट एक्चुअल रेंट कितना था? सर 10,000 जो हमें मिला। तो दोनों का डिफरेंस जो है वही एरिया है। और ये डिफरेंस कितने महीने तक चला है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने। यानी कि 20,000 रुपए मेरे एरियर ऑफ रेंट है। 20,000 क्या है मेरे एरियर ऑफ रेंट। ठीक है जी। अब आगे की कहानी, इसके बाद
इसके बाद मेरा जो टेनेंट था मुझे हर महीने कितना रेंट देने लगा सर 15,000 पर मंथ। तो ये मेरी जीएबी का पार्ट हो गया, ये मेरा एक्चुअल रेंट। इसका मतलब बोला ये गया कि आप सुधर जाओ, कोर्ट ने क्या बोला, टेनेंट को आप सुधर जाओ, और सुधरोगे कब से, बैक डेट से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2018, और पहले का बकाया रेंट भी इनको दो, बैलेंस रेंट भी इनको दो, और आज से कितना देना, 15,000 रुपए पर मंथ ही देना, ये बोला। तो ये जो है हमारा एरियर ऑफ रेंट है 20,000 रुपीज। अब इसकी भी ट्रीटमेंट वैसे ही होनी है जैसे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट की हुई थी। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सर टैक्सेशन डिपार्टमेंट को फिर हमने बोला देखो अगर ये नारायण हमें पिछले साल रेंट दे देता तो ये हमारी जीएबी का पार्ट होता। टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहता है हाँ। हमने कहा फिर ये एनएबी का पार्ट होता, कहता है हाँ। हमने कहा तो फिर एक बात बताओ डिडक्शन भी मिलती, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा अब फिर से डिडक्शन दो हमारे को, जब पहले नहीं मिली तो अब तो मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट कहता है हाँ। अब मान लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, शॉर्ट में कर रहे हैं इसको, प्रॉपर हमने इसको लिखा नहीं, कंप्यूटेशन ये वो सब चीज। और एक्सपेक्टेड रेंट मान लो मेरा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मैं कैसे करूंगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही एक्चुअल रेंट बन जाएगा। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000 है ना। तो 15,000 जो मिलेगा इंटू 12, 1,80,000 रुपीज मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस करूंगा म्यूनिसिपल टैक्सेस, लेकिन क्वेश्चन में दिए ही नहीं हुए, तो ये बिल। नेट एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, सर 1,80,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनडी, वन लैख 80,000 का 30%, 54,000, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में है तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1,26,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करंट ईयर के लिए। अब इसके अंदर ऐड करूंगा सर, अब इसके अंदर ऐड करूंगा हमारे पास में एरिया ऑफ रेंट के नाम से। एरिया ऑफ रेंट के नाम से कितना है हमारे पास, 20,000। इसमें से माइनस करो सर 30% ऑफ 20,000, 6,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 14,000, और ये आ जाएगी मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना, 1,40,000। ठीक है जी, कीजिए इसको, नोट कीजिए। ये है हमारा एरिया ऑफ रेंट। हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स। को-ओनर्स का मतलब क्या होता है, एक बार आपने वो प्लेट्स देखी होंगी, लिखी हुई होती है, लगी हुई होती है गोयल ब्रदर्स की, सुरेश गोयल, रमेश गोयल, इस तरीके से बड़ा सा मकान होता है। तो उन
उन लोगों के पास में ये प्रॉपर्टी होती है, उसके वो को ओनर होते हैं। को ओनर मतलब एक ओनर नहीं है, बहुत सारे ओनर है, एक से ज्यादा ओनर। ठीक है जी। तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या सीन है, ये देखो। समझो ये एक हाउस प्रॉपर्टी, ये एक हाउस प्रॉपर्टी, और इसके ग्राउंड फ्लोर पे तो खैर पार्किंग होती है, फर्स्ट फ्लोर पे ये रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे बड़े भाई साहब रह रहे हैं, और सबसे बड़े भाई साहब ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं। जबकि सबसे बड़े वाले भाई साहब को सबसे नीचे रहना चाहिए था, क्योंकि टांगों में दर्द हो सकता है। खैर लिफ्ट है उनके पास में। अच्छा छोड़ो, मजाक की बात को रहने दो। तो हम क्या कहते हैं सर, हमारे पास में ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है जिसमें कि सर हमारे पास में 3 पोर्शन, ये चौथे वाले पोर्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो आपको पोर्शन लग रहा है, देखो पूरा ही हट गया है। ठीक ठीक, कितनी गंदी ड्राइंग है। तो ये हमारी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, और इसके अंदर 3 पर्सन रहते हैं, मिस्टर ए, बी और सी। अब अगर इन्होंने ये हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, ध्यान से सुनना, इफ it is the case of house property self occupied, तो उस केस में क्या होगा, वही होगा जो हमेशा होता था। हमारी जीएबी क्या मान ली जाएगी सर, निल। म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन हम ले नहीं सकते, वो नॉट एप्लीकेबल है। तो एनएबी क्या हो जाएगा हमारा, निल, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए 30% ऑफ एनएबी, वो भी निल, और बी इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ इसकी डिडक्शन मिल सकती है। कितना, 30,000 और 2 लाख, एज द केस में बी। बताइए ना, जो सिचुएशंस है, कुछ कंडीशंस को पूरा करेंगे तो 2 लाख तक भी जा सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। वो कंडीशंस क्या होती है, लोन लिया गया हो 1/4/1999 से बाद, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो, और लोन 3 साल के अंदर 5 साल के अंदर अंदर रीपे कर दिया हो, तो सर ये लिमिट 2 लाख तक जा सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टू ईच को ओनर, यानी कि हर इंसान को अधिकार है कि वो अपना पोर्शन जो है कंस्ट्रक्ट कर सके। बात समझ में आई, नहीं आई? कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हम इसको सिंगल हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, लेकिन अब इस केस में हम कहते हैं कि 30,000 या 2 लाख, एज द केस में भी। मतलब मिस्टर ए क्या बोलेंगे, सब कुछ नील 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 दिखाएंगे, और 30,000 रुपीज या 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के दिखा सकते हैं वो अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो उनको क्या आ जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिमिलरली मिस्टर बी भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, यानी कि सबका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ईच, सबका लॉस ईच 30,000 या 2 लाख, एज द केस में बी, मैक्सिमम। ये मैंने बोला, तीनों को कंबाइन करके नहीं बोला मैंने कहा 30,000 और 2 लाख ईच, सब ले सकते हैं, ईच को ओनर लिखा है। अच्छा सर, ठीक है। एंड इफ इट इज द केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, मतलब मान लो इन तीनों ने अपना अपना पोर्शन जो है किराए पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी हाउस प्रॉपर्टी को एक ही मानेंगे, इस पूरी हाउस प्रॉपर्टी को एक ही मानेंगे। केस ऑफ लेट आउट अगर होगा तो उसकी हम जीएबी निकालेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे,
और फिर उस इनकम को तीनों पार्ट्स में, तीनों पर्संस के अंदर डिवाइड किया जाए। ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा ये। यहाँ पे तो लिमिट होती ही नहीं, लेट आउट में तो लिमिट होती ही नहीं, लेट आउट में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है ना 30,000 या 2 लाख, वहां तो अनलिमिटेड है। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना, इसको नोट करो ऐसे, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की तरफ देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ जी बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टू ब्रदर्स हैं, अरुण और विमल नाम है इनका, ओनर है ये हाउस प्रॉपर्टी के, और इक्वल शेयर है इनका, इक्वल शेयर। ओके, द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 98-99 में इसको बनाया गया था। इस चीज को खास ख्याल रखिएगा, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसको, ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड है कि हमारा इंटरेस्ट और लोन हमारा क्या बनेगा। अच्छा, जब आएगा तो देख ले। तो सर 98-99 में कंस्ट्रक्ट की गई थी ये हाउस प्रॉपर्टी, और इस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 8 आइडेंटिकल यूनिट्स थी। आइडेंटिकल यूनिट मतलब एक जैसी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट, मतलब दोनों के पास, अरुण और विमल के पास में एक एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, और बाकी जो 6 यूनिट्स थी ना, उन्होंने उसको लेट आउट किया हुआ था, मंथली रेंट 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पर मंथ पर यूनिट, यानी कि 12,000 इनका टोटल रेंट कितना आता होगा, 12,000 इंटू 6 इंटू 12, है ना। चलो है वो बात की बात। और बोला गया म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज 9 लाख रुपीस, म्युनिसिपल टैक्सेस 20% है ड्यूरिंग द ईयर, और बाकी एक्सपेंसेस इस तरीके के, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम और इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, रिपेयर या परचेज, रिपेयर या रिन्यूअल के लिए नहीं, ठीक है, ओके सर। इसके बाद लिखा हुआ मंथ ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 4 महीने, यानी कि लॉस हो गया ये एक तरीके का। Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. अरुण अपनी यूनिट को, जो उसका मकान था, जो उसकी यूनिट थी, उसको 6 महीने तक ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। मतलब ये बोला गया कि 4 महीने कोई एक प्रॉपर्टी, एक यूनिट खाली रही, वो वेकेंट रही, लिखा हुआ वेकेंट, वेकेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे दूसरी चीज और लिखी हुई है, कहता है अरुण जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रह पाया, अपनी यूनिट में नहीं रह पाया 6 महीने तक, क्योंकि उसका चेन्नई में ट्रांसफर हो गया था। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि अगर ट्रांसफर हो गया था तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट थी, ऐसा लिखा है। अरुण जो था वो लॉक लगा करके गया था, यहाँ वेकेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, जब तक वेकेंट नहीं बोलेंगे वैकेंसी नहीं मानेंगे, और जब तक वैकेंसी नहीं मानेंगे तब तक लॉस मत मान लेना। भावनाओं पे नियंत्रण, कंट्रोल ऑन योर इमोशन। तो सर हमारे को जो है इसको वैकेंसी नहीं मानना, जो 6 महीने जो वेकेंट है वो वेकेंट लिखा हुआ। हाँ तो 2 अलाउ। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे थे, हम उस पॉइंट को कह रहे थे वैकेंसी सिर्फ 4 महीने की ही मानी जाएगी और एक प्रॉपर्टी पे मानी जाएगी, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो भाई साहब उसको हम वेकेंट नहीं मानते, वेकेंट नहीं मानते तो लॉस नहीं मानते। चल ठीक है,
आयो जी, करते हैं अपने पास में क्वेश्चन को। हाँ, हमारे पास में कितने हैं? अरुण और विमल, 2 पर्सन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन यही था ना? हाँ, क्वेश्चन तो इतना ही। ठीक है, अब ये देखिए कि 8 में से 6 प्रॉपर्टी, 8 में से 6 प्रॉपर्टी लेट आउट है और 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो क्या प्रोपोर्शन बैठता है? एक बार चेक करो इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शन लिखा हुआ है कितना? 25%। यानी कि हमारे पास में जो 100% यूनिट थी, 8 यूनिट्स जो थी हमारे पास में, जो हमारी 8 यूनिट्स थी, उसमें से 25% यानी कि 2 यूनिट तो भाइयों के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 75% यानी कि उन्होंने लेट आउट कर रखी है। ठीक है जी, कितनी यूनिट? 6 यूनिट, है ना? यही लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, यही लिखा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो सिर्फ परसेंटेज की बात बता रहा हूँ। तो सर यहाँ पे हमारे पास में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी दोनों के पास में है। एक तो अरुण के पास में है और एक विमल के पास में। तो इनकी जीएवी क्या होगी? सर नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था सर? 3 लाख रुपीस का। 3 लाख रुपीस का 25% कितना? 75,000। 75,000 को दोनों में डिवाइड कर दो, 37,500 ईच, है ना? तो पहले मैंने क्या लिया? पहले मैंने 3 लाख रुपए का पोर्शन ले लिया कि इनके 25% हिस्से में कितना आएगा। तो 3 लाख रुपए का 25% कितना आ गया सर? 75,000। और 75,000 के इक्वल पर्सन थे, दोनों के नाम पे होगा, तो कितना आ गया? 37,500 ईच। बट in this question we have completion of construction कब का है सर? 98-99 का। तो हमने क्या माना कि लोन भी लिया गया होगा 1/4/1999 से पहले। अब अगर लोन 1/4/1999 से पहले लिया गया है तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई 2 लाख की लिमिट के लिए, तो लिमिट कितनी लगेगी? 30,000 रुपए। तो देखो यहाँ पे 37,500 ईच नहीं दिया हुआ, 30,000 ईच दिया हुआ। बात समझ में आई? ये 30,000 ईच क्यों है? 2 लाख पे तो ये पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सर हमारे को दिखाई दे रहा है 98-99 का कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो लोन भी उसके पहले ही लिया गया होगा, तो हमारी जो है वो शर्त पूरी नहीं है। ओके सर, अब 30,000 तक ही हमारी मैक्सिमम लिमिट थी। तो यहाँ पे हमें लॉस कितने आ गए सर? 30,000 और 30,000। इन दोनों भाइयों को 30,000 ईच के लॉस आ गए अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से। यहाँ तक मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है तो बताओ। अच्छा, अब आगे चलते। आगे बोला गया सेल्फ ऑक्यूपाइड। हेलो हाँ जी बेटा। सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ, गर्मी तो है, स्वेटर तो नहीं पहन के आए? अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं मेरी दोबारा से बात सुनो। मैंने ये बताया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये बताया कि हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 3 लाख रुपीस। आप क्या करो, कैलकुलेटर पे निकालो पहले 3 लाख रुपए का 25% निकालो। क्यों? क्योंकि 25% की कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। तो वो कितना आ जाता है? 75,000 रुपीस।
अब 75,000 किसी एक ने तो पे नहीं किया ना, दोनों ने पे किए। तो 75,000 को आधा किया तो 37,500 आ गया। लेकिन मतलब 37,500 तो इनका अमाउंट आ गया, लेकिन ये अमाउंट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 30,000 तक रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों 30,000 तक रेस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आप 30,000 या 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर हमने यहाँ पे 2 लाख क्यों नहीं लिया? या 2 लाख इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 लाख की लिमिट लेने के लिए हमारे पास में रूल्स है। रूल क्या कहते हैं? द लोन शुड बी ग्रांटेड ऑन और आफ्टर 1/4/1999। और हमारी ये कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 98-99 में हमारा कंप्लीशन कंप्लीट हो गया था। कंप्लीशन कंप्लीट हो गया था तो लोन भी उससे पहले ही लिया गया होगा, ऐसा हम मान रहे, ऐसा हम मान रहे। तो हम क्या कहते हैं सर, लोन को हम मान रहे हैं कि 1/4/1999 से पहले लिया गया था। और अगर पहले लिया गया था तो सिर्फ 30,000 की लिमिट ही इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, 2 लाख नहीं आएगा। तो यहाँ पे 30,000 ईच की लिमिट हमने लगा दी। तो मैक्सिमम लॉस कितना आया इनको? 30,000 ईच। अब हम बात करते हैं लेट आउट पोर्शन की। लेट आउट यूनिट्स कितनी थी? 6 यूनिट्स थी। अब इसके लिए हमारे को ये रेंट पे दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। लेकिन म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या पूरे घर का? नहीं सर, 75% पोर्शन का। तो 9 लाख रुपीस हमारे म्युनिसिपल वैल्यूएशन थे, उसका 75% हमने ले लिया, क्योंकि हम 75% यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 6 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में 75% एरिया के अंदर है। तो 9 लाख का 75% कितना बन गया? 6,75,000। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केस ऑफ वैकेंसी है, इधर है ना, ये थोड़ा गलत किया हुआ है, इसको ठीक भी करेंगे। ये केस ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे वैकेंसी का केस है। वैकेंसी का केस कितने टाइम के लिए था? 4 महीने के लिए था, 1 यूनिट के लिए। तो उसका किराया कितना था? 12,000। 12,000 इंटू 4 इंटू 1 यूनिट के ऊपर कितना बनता है? 48,000 हमें यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा 6,75,000 में से। तो ये कितना आ जाएगा? जल्दी बता दो। 6,27,000 रुपीज। ये मेरी म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ गई। और एक्चुअल रेंट कितना है मेरा? मेरा 1 साल का हमारे पास में कितना था? 12,000 रुपए महीना। 12 महीने के लिए 6 यूनिट्स के ऊपर कितना रेंट बन जाता है? ये टोटल रेंट बन जाता है। और इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी माइनस कर दो, 48,000 ये रहा। तो टोटल रेंट फॉर द ईयर में से वैकेंसी को माइनस किया तो कितना आ गया? 8,16,000। विच एवर इज हायर इज अवर जीएवी। तो बताओ क्या बढ़ा है? 6,27,000 बढ़ा है या 8,16,000 बढ़ा है? तो ये 8,16,000 हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई। इसमें से हमने माइनस करना है क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है 20%। ये देखो 20%, ये देखो ये लिखा 20%। प्रीवियस पी वाई स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इसका मतलब year in which we have earned income, and assessment year means income in which we will pay tax. तो 20% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमने पे किया है। ओके सर, निकाल दो। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हो जाएंगे? हमारी म्युनिसिपल वैल्यूएशन बताओ पहले। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन थी सर
9 लाख रुपए का 20% हमारे म्युनिसिपल टैक्सेस है। 9 लाख रुपए का 20% होता है 1,80,000। लेकिन 1,80,000 में से हम कितने की कंप्यूटेशन कर रहे हैं? 75% की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो 1,80,000 तो बना था टोटल हाउस प्रॉपर्टी का, हमें कितनी परसेंट का चाहिए? 75% का। तो हमने म्युनिसिपल टैक्सेस इस साल कितने पे किए हैं? 1,35,000। नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 6,81,000 रुपीज माइनस करने के बाद। अब 6,81,000 का 30% निकालो। 6,81,000 का 30%, 2,04,300 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब इसके ऊपर थोड़ी ना कोई लिमिट होती है, तो 3 लाख रुपए का 75% आया 2,25,000 रुपए। माइनस किया 6,81,000 में से ये दोनों को, तो हमारे पास क्या आ गया? 4,29,300 रुपीज। देयरफॉर हमारी इनकम कितनी आ गई? 2,51,700 रुपीज। अब ये इक्वल के पार्टनर थे, इक्वल थी इनकी, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। इनकी इनकम कितनी आ गई? 1,25,850 ईच। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितने? 30,000 रुपीज जो लॉस आया था, ये वाला लॉस। तो मेरे पास में नेट इनकम आ जाएगी 95,850 रुपीज ईच। इन दोनों को मैंने आपस में सेटल कर दिया, इसको भी और इसको, इनकम से लॉस, तो मेरी नेट इनकम निकल करके आ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है आईसीएआई के मॉड्यूल में। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ये वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा, सेंड कर देता हूं मैं आपको ये। देखना जी, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ 13। ठीक है, आओ जरा इसको भी कर लो। चार प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, ध्यान से सुनना मेरी बात को। चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास, हमें जीएबी चाहिए। जीएबी के नाम पे सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, तो यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। ईआर लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में। एक्सपेक्टेड रेंट ये बन जाएगा मेरा, ओके। अब एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट है 10,000। 10,000 इंटू 12 कितना बनता है? 1,20,000। तो मैं 1,20,000 बोल सकता हूँ। ठीक सर, 1,20,000 में से, अब देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ वैकेंसी है 2 महीने की, तो मैं 20,000 माइनस कर दूं। हाँ सर कर दूं। तो मेरा रेंट कितना बन गया? 1 लाख। अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, उससे पहले करने से पहले मेरे को 2 महीने की वैकेंसी यहाँ से भी माइनस करनी पड़ेगी। तो 20,000 यहाँ से भी माइनस कर दो, चाहे मॉड्यूल में किया चाहे नहीं किया, लेकिन मैं तो सही करा रहा हूँ। इसको 60,000 कर, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 और एक्चुअल रेंट 1 लाख, व्हिच एवर इज हायर इज माय जीएबी। तो क्या मैं यहाँ पे जीएबी लिख सकता हूँ? सर 1 लाख रुपए बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी 1 की बात कर, माइनस किया मैंने यहाँ से म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने थे? 8,000, माइनस कर दो। मेरी नेट एनुअल वैल्यू आ गई 92,000। इसका 30% फिर माइनस कर दो, बताओ 27,600। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो यही मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो सर अब देखो, एक्चुअल रेंट का कुछ नहीं करना, ग्राउंड रेंट का कुछ नहीं करना, इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ नहीं करना,
एनुअल चार्जेस का कुछ नहीं करना, क्योंकि इन सब के लिए हमारे को 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है ऑलरेडी। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है, नीचे लॉजिक्स का आंसर दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी 1 के बारे में। देखो जीएबी कितना 1 लाख रुपीस, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना 8000, 92,000, 27,600 आ गया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी लिखोगे आप, माइनस करते हो निल, तो हमारा इतना जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 आ गया 64,400। अच्छा जी, अगला देख लेते हैं। अगले के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं सर, कोई वैकेंसी नहीं। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1,60,000 और रेंट पर मंथ है 6,000 इंटू 12 कितना हो गया 72,000। अब 72,000 या 1,60,000 whichever is higher is my GAV, तो 1,60,000 is my GAV। लेकिन 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 नीचे देखो क्या लिखा है, half used for own business and half given to manager। सर मैनेजर भी बिजनेस का ही पार्ट है, ये बात मत करो, ठीक है जी। तो ये टोटल बिजनेस का पार्ट है, हम शुरू कर देते हैं यहीं से देखना। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यूज फॉर, किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, इसलिए इसको नॉट एप्लीकेबल, ये तो दौड़ में ही नहीं। तो देखो नीचे आंसर में क्या दिया हुआ, मिल एज यूज फॉर ओन बिजनेस लिखा हुआ होगा, लेकिन वो स्टाफ क्वार्टर की तरह से उसको हमने दे रखा है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के अंदर यूज किया हुआ। इसको कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ये पीजीबीपी में सीखेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सीखेंगे इसको। हाँ लेट आउट फॉर बिजनेस, अरे अपना नहीं किसी और को बिजनेस करने के लिए हमने दिया हुआ, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये और ये मिक्स मत करना। अच्छा जी चलो इतना सब कुछ हो गया, इसको यहां से हटाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी अब थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देख लें। 1,15,000 लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, लेट आउट तो कर रखा है ना, ठीक है। 1,15,000 is my municipal valuation and there is vacancy of 1 month and rent per month is 10,000, so we have to deduct rupees 10,000 from rupees 10,000 from 1,15,000, कितना आ जाएगा 1,05,000, 1,05,000, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना रेंट हो जाएगा 1 लाख, ओ क्या नाम है 10,000 इंटू 11 मंथ्स भी कह सकते हो आप, और 12 माइनस 1 भी कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा जी 1,10,000, whichever is higher is my GAV, तो 1,10,000 is my GAV। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे और बस हो जाएगा। ये देखो नीचे आंसर दिया 1,10,000 is my GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, NAV इतना आ गया, 30% ऑफ NAV ले लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो मेरी इनकम कितनी आ गई 66,500। अच्छा आगे चलते हैं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका तो काम ही खत्म, सब कुछ निल 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 हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं हुआ, तो ना ही इनकम ना ही लॉस। 4,000 का लॉस काय का, इंश्योरेंस प्रीमियम, दुष्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 30% के अंदर ऑलरेडी आ जाता है, अभी बताया था, इसका 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 और इसका कुछ नहीं करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम से हमारा क्या लेना देना, 30% के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा नील हो गया, सिर्फ इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड था ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या हो जाता है एनएवी नील हो जाती है, एनएवी नील हो जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, नील का एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील, क्योंकि यहाँ पे
वो नहीं दिया हुआ था जिसका हमें इंतजार था। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो नहीं दिया हुआ। ये हमारा सोल्यूशन है पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। सर माइक ऑफ है। सॉरी, मेरा माइक बंद था, दोबारा सुनिए। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है? मिला जुला किराया। अब ये कैसे पता लगेगा हमारे को? ये ऐसे पता लगेगा अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ये दिया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी को मंथली रेंट पे दिया गया है, साथ में उसपे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग से अमाउंट लिया गया है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट रेंट का क्वेश्चन है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? तो कंपोजिट रेंट क्या है? मिला जुला किराया किस चीज का? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रेंट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, और रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटीज। फैसिलिटीज, फैसिलिटी कौन सी? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बस फैसिलिटी। और अब जो रेंट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी होगा ना, वो वाला पोर्शन हमेशा कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जो रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटी है, इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। क्वेश्चन से पूछना है कि क्या हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना इस पर्सन का बिजनेस है? इफ इट इज बिजनेस ऑफ पर्सन टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, then rent related to facilities shall be covered under the head income from business and profession। अगर नहीं है तो ये आ जाएगा जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि जो रेंट है हाउस प्रॉपर्टी का,
वो तो हमेशा कहां दिखाई देगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही दिखाई देगा। लेकिन जो रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटी है ना, ये जा सकता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी। डिपेंड करता है कि भाई ये बिजनेस है एसएससी का यानी कि पर्सन का, कि वो रेंट पे देता है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ये नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमें क्या मानना है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानना। ठीक है, इसको बनाओ फिर क्वेश्चन लिखवाता हूं इसको। जी जनाब। जैसे चार फ्लोर है और नीचे पार्किंग है, तो मैंने पार्किंग में चार गाड़ी की पार्किंग, एक पार्किंग चार फ्लोर के उसको दे रखी है रेंट पे। तो वो पार्किंग है, वो फैसिलिटी है या वो लैंड अपार्टमेंट देयर टू करके लैंड अपार्टमेंट देयर टू, उसको रेंट के अंदर नहीं, अगर उसकी चार्जिंग अलग से ली जाए। फैसिलिटीज रिलेटेड टू दैट पोर्शन कह रहा हूं मैं, जिसमें कि हम उसको रहने की अनुमति दे रहे हैं, और वो दो ही फैसिलिटी होती है सर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। बनाओ इसको, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया, मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹10,000 per month, monthly rent of ₹10,000 and 5,000 per month for water and electricity facility. Municipal valuation was 70,000 for house property. Water and electricity bill actually paid by Mr. X was 18,000 per annum और municipal taxes paid were 2,000. बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो अब हमारे को क्या करना है सर, हमारे को यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये उसका बिजनेस है या नहीं है। हमें यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, और एक पार्ट में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। अब सर मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी, मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 1,20,000 रेंट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, है ना। 5,000 रुपए तो अदर सोर्स में आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,20,000। एक्चुअल रेंट मेरा 1,20,000 है और म्युनिसिपल वैल्यूएशन 70,000 है, whichever is higher is my GAV, therefore my GAV is 1,20,000 minus municipal taxes paid, और वो कितने थे सर, वो थे हमारे पास में 2,000 रुपए, 1,18,000 रुपए मेरी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। माइनस करूंगा इसके अंदर से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनएवी, यानी कि 30% ऑफ 1,18,000 कितना हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन 1,18,000 का 30% कितना हो, 35,400 बताया गया। माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे है नहीं, निल, तो यहाँ पे मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। कितनी हो गई है, कितना 82,600 रुपीज, ये तो आगे की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सेकंड मुझे क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर सो एंड सो, आप ऐसा पूरा लिख लीजिए। तो सर यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में, रेंट रिसीव्ड फॉर फैसिलिटीज फ्रॉम मी फॉर फैसिलिटीज
कितना 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा बिल्स एक्चुअली पेड। $18,000 यानी कि 42,000 हो गया। ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 42,000 एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 82,600 rupees is the final answer। ठीक है जी। एडजस्ट होती है, अदर सोर्सेज से ही एडजस्ट होती है। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है, हां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ही एडजस्ट होता है। ऐसा किसने कहा? हाउस प्रॉपर्टी वाला का वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर पढ़ेंगे हम चैप्टर पूरा का पूरा। डोंट बी वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, ओके डन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक।